नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार टी पॉइंट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज 16 अप्रैल है। जैसे कि साथियों आपको पता है कि 16 अप्रैल 1853 को भारत के अंदर पहली रेल चली थी। तो आज हम पूरा डिटेल से आज हम पढ़ेंगे भारतीय रेलवे के बारे में, कैसे कब क्या कुछ हुआ। तो आइए, 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर रेलवे स्टेशन पर काफ़ी चहलकदमी थी। भारी भीड़ पहली बार भारत में शुरू होने जा रहे रेल के सफ़र को देखने के लिए पहुंचे थे। दोपहर का टाइम था 3:30। तालियों की गड़गड़ाहट और 21 तोपों की सलामी के साथ देश की पहली रेल रवाना हुई। 14 डिब्बों वाली इस रेल में 400 यात्रियों ने सवार होकर 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया और विरासत के आज 169 साल हो चुके हैं। भारतीय रेलवे की अगर स्थापना की बात करें तो 16 अप्रैल 1853 की हुई थी। उद्घाटन यात्री ट्रेन ने मुंबई के बोरीबंदर और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर का मार्ग तय किया। भारतीय रेलवे के शुभक्रम की अगर बात करें तो भोलू नाम का एक शुभक्रम है, जिसे 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन द्वारा बनाया गया था। भोलू रेलवे गार्ड की पोशाक पहने एक हाथी है, जिसे रेलवे की 150वीं वर्षगांठ पर पेश किया गया था। और भारतीय जो रेलवे नेटवर्क है, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसके ट्रैक की लंबाई 67,368 किलोमीटर है। केवल अमेरिका, चीन और रूस के पास बड़ा नेटवर्क है और यह एक ही प्रशासन के तहत प्रबंधित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो 1,15,000 किलोमीटर तक फैला है। अगर हम बात करें यूनेस्को विश्व धरोहर की, तो भारतीय रेलवे को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 4 विश्व धरोहर स्थलों का मालिक होने पर गर्व है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। सबसे लंबे अगर प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जिसे कर्नाटक में श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है, 1505 मीटर के साथ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड रखता है। सबसे लंबी और सबसे छोटी ट्रेन की सवारी की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे लंबी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक यात्रा करती है 82 घंटे और 30 मिनट में 56 स्टॉपेज के साथ 4,189 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर सबसे छोटी ट्रेन की यात्रा की बात करें तो महज 3 किलोमीटर की दूरी, जो नागपुर और अंजनी के बीच चलती है। विश्व का सबसे ऊंचा अगर रेलवे पुल की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज का घर है, जो धरोट जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नागपुर का डायमंड क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र प्रसिद्ध डायमंड क्रॉसिंग की मेजबानी करता है, जहां 2 रेलवे ट्रैक एक चौकोर हिरे की आकृति बनाते हैं, जिसमें 2 लाइनें उत्तर दक्षिण की ओर और 2 लाइनें पूर्व पश्चिम की ओर जाती हैं। भारतीय रेलवे यूनेस्को द्वारा पहले मैंने आपको बताया जा चुका है कि 4 विश्व धरोहर हैं। पहला आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जिसे मान्यता प्राप्त मिली थी 1999 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005, कालका शिमला रेलवे 2008 और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई 2004 का गौरवान्वित मालिक है। इसके बाद में माथेरान लाइट रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे जैसे 2 और रेलवे प्रतिरक्षी अस्थायी सूची में है। इनका भी दो का नाम भी अभी अस्थायी सूची में है। एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया हुआ था, भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जैव शौचालय के संदर्भ में अपने विचारों पर स्पष्ट करें। तो इसमें दे रखा था कि 1 नंबर जो ऑप्शन दे है, बायो टॉयलेट्स में मानव अपशिष्ट का अपघटन एक फंगल इनोकुलम द्वारा शुरू किया जाता है। दूसरा इसमें दे रखा है कि इस अपघटन में अमोनिया और जलवाष्प की एक मात्रा अंतिम उत्पाद है, जो वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। तो इनमें बताना था कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है। तो भारतीय रेलवे की जैव शौचालय परियोजना एक अभिनव और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास है। यह तकनीक अपनी तरह की पहली है और मानव अपशिष्ट के जहाज पर त्वरित पाचन के लिए दुनिया के किसी भी रेलवे मार्ग पर पहली बार इसका उपयोग किया जा रहा है। ये डीआरडीओ के द्वारा ये शुरू किया गया था, ये जैव शौचालय वाला। ये जैव शौचालय के नीचे फिट किए जाते हैं और उनके छोड़े हुए मानव अपशिष्ट पर अवायवीय बैक्टीरिया की एक
कॉलोनी द्वारा कार्रवाई की जाती है जो मानव अपशिष्ट को मुख्य रूप से पानी और मीथेन, अमोनिया आदि जैसी थोड़ी मात्रा में जैव गैसों में परिवर्तन करती है। अब हम बात करेंगे कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हर बारी की तरह परीक्षा में ये पूछा जाता है। 2030 तक विश्व का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बन सकता है हमारा भारतीय रेलवे। चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये आपको हमने पहले बता चुका है। यह देश के सबसे बड़े बिजली उपभोक्ताओं में से एक है। यात्री सेवाएं की अगर हम बात करें तो 67,956 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 13,000 ट्रेनों के माध्यम से पूर्व उप महाद्वीप में प्रतिदिन 24 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं। माल ढुलाई सेवाएं की अगर बात करें तो प्रतिदिन 3.3 मिलियन टन माल ढुलाई का कार्य किया जाता है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर ईंधन की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन में योगदान की अगर हम बात करें तो भारत का परिवहन क्षेत्र देश के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 12% का योगदान देता है, जिसमें रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 4% है। उत्सर्जन में कमी की संभावना बताई जा रही है 2030 तक 33% से बढ़ा करके 50% तक का लक्ष्य रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि निजीकरण। अब भारतीय रेलवे का थोड़ा निजीकरण किया गया है, तो पहले ये समझते हैं कि निजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो निजीकरण का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसी विशेष सार्वजनिक संपत्ति अथवा कारोबार का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि निजीकरण के माध्यम से एक नवीन औद्योगिक संस्कृति का विकास संभव हो पाता है। यह भी संभव है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को संपत्ति के अधिकारों का हस्तांतरण बिना विक्रय के ही हो जाए। तकनीकी दृष्टि से इसे अविनिमय कहा जाता है। इसका आशय यह है कि जो क्षेत्र अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आरक्षित थे, उन्हें अब निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि निजीकरण का मतलब ये नहीं है कि सरकार का सारा प्रॉफिट प्राइवेट कंपनियां ले, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी इसमें शामिल की जाती है। वर्तमान में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार स्वयं को गैर सामरिक उद्यमों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के बजाय शासन की दक्षता पर केंद्रित करे, और इस दृष्टि से निजीकरण का महत्व बढ़ गया है। अगर रेलवे में निजीकरण का कारण क्या था कि रेलवे को निजीकरण कर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया है अब की बार, तो इसके क्या कारण है? कारण ये है कि भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढांचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ तालमेल बिठा पाने में असफल रहा था। दूसरा, रेलवे अपनी सेवाएं जैसे टिकटिंग, खान पान, कोच रख रखाव, टिकट चेकिंग आदि के विषय में ग्राहकों को संतुष्ट करने में असफल रहा था, और यह आम लोगों के रेलवे के प्रति नाराजगी का प्रमुख कारण है। भारतीय रेलवे उन चुनिंदा सरकारी स्वामित्व वाले उपकरणों की सूची में आते हैं जिसे प्रतिवर्ष नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आगे है, तकनीकी स्तर पर भी रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया, और यही कारण है कि समय समय पर रेल दुर्घटना की खबरें सामने आती रही है। इसके साथ ही ट्रेनों का समय पर भी परिचालन भी भारतीय रेलवे के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो निजीकरण का मेन पॉइंट यही था कि लोगों को सुविधाएं जो भारतीय रेलवे नहीं दे पा रहा था, वो सुविधाएं उनको दे दी जाए, ताकि ये पूरा जो सिस्टम है वो सही तरीके से सुचारू रूप से चल सके और सरकार अपने शासन पर भी पूरी तरह से फोकस कर सके। निजीकरण के पक्ष में तर्क भी दिए गए हैं। बेहतर बुनियादी ढांचा, मांग और आपूर्ति में अंतर, किराए में वृद्धि नहीं, कर्मचारियों की छंटनी नहीं, तकनीकी महत्व, ये आप देख सकते हैं। मेक इन इंडिया के अनुकूल, जैसे कि अभी मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। निजीकरण के विपक्ष में भी तर्क दिए गए हैं कि सीमित कवरेज है, सामाजिक न्याय है, जवाबदेही है, सुरक्षा का प्रश्न है। एक बार फिर से हम इसका थोड़ा सा डिटेल से फिर से आपको बताना चाहेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई थी। तो जैसे कि हम शुरुआत करते हैं कि भारत की अगर पहली ट्रेन की अगर हम बात करें तो द इंडियन 18वीं शताब्दी में पहली बार रेलवे की पहली रेल 1837 में रेड हिल थी। ग्रेनाइट और सड़क निर्माण सामग्री परिवहन के लिए ऑर्थर कॉटन द्वारा रेलवे की शुरुआत की गई थी। ये देखो सबसे महत्वपूर्ण
प्रश्न यहाँ से उठता है ऑर्थन कॉटन का। यहाँ ट्रेन ट्रैक रेड हिल्स मद्रास से चिंताद्री पेट ब्रिज तक जाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, जो एक छिपे हुए प्रश्न की भांति ये यहाँ पेश किया गया है। भारत में अगर हम पहले रेलवे ट्रैक बिछाने की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से 21 अगस्त 1847 को भारत के पहले रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए ग्रेट पेनिनसुला रेलवे द्वारा चीफ रेजिडेंट इंजीनियर जेम्स जॉन बर्कली को नियुक्त किया गया था। ट्रैक 56 किलोमीटर लंबा था, बॉम्बे से खानादेश और बरार तक फैला हुआ था। आधिकारिक तौर पर उद्घाटन 1853 में किया गया था, जब रेलवे लाइन का पहली बार भारतीय यात्री रेल के लिए इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारत की पहली यात्री ट्रेन जो है वो 34 किलोमीटर बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन और ठाणे के बीच चली थी। इसमें 3 भाप इंजन द्वारा 14 कारों को शामिल किया गया था और 400 यात्रियों को ले जाया गया था। इसके बारे में आप इसमें डिटेल से और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। 1855 और 1860 के बीच कुल मिलाकर 8 रेलवे कंपनियां स्थापित की गई थी, जिनमें ईस्ट इंडिया रेलवे, ग्रेट इंडिया पेनिसुला कंपनी, मद्रास रेलवे, बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल रेलवे भी शामिल थे। भारत का पहला रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो 1888 में पहले रेलवे स्टेशन बोरीबंदर का पुनर्निर्माण किया गया और रानी विक्टोरिया के सम्मान में इनका नाम बदलकर विक्टोरिया टर्मिनस कर दिया गया। यह स्टेशन मुंबई के पोरबंदर में स्थापित किया गया था और यह पहला रेलवे स्टेशन था। 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे तक चली। भारत के सबसे पुराने जो अभी भी कार्यरत है लोकोमोटिव की अगर हम बात करें तो उसका नाम है फेरी क्वीन। दुनिया के पहले और सबसे पुराने काम करने वाले इंजनों में से एक है। 1998 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दाखिल किया गया है। भारत सरकार ने इसी फेरी क्वीन को 1972 में विरासत का दर्जा दिया गया है और इसे राष्ट्रीय खजाना घोषित किया। रेलवे में शौचालय का अगर हम बात करें तो रेलवे के शुरू होने के बाद से भारतीय रेलवे के संचालन के लगभग 50 साल से भी अधिक समय से यात्रियों को ट्रेनों में शौचालय की सुविधा से वंचित रखा गया। 2 जुलाई 1909 को भारतीय रेल के एक यात्री अखिल चंद्र सेन ने 1909 में साहिबगंज मंडल कार्यालय पश्चिम बंगाल को पत्र लिखकर शौचालय स्थापित करने का आग्रह किया। इसलिए 1909 में ऑपरेशन की आधी सदी के बाद भारतीय रेलवे में शौचालय स्थापित किए गए। भारत में अगर हम पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन की अगर हम बात करें तो 1924 में जब पहला रेल बजट पेश किया गया, उसी वर्ष अवध और रोहिलखंड 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनल्स और कुर्ला हाबर के बीच शुरू की गई थी। विद्युत लाइन को बाद में नासिक के इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक बढ़ा दिया गया। डेक्कन क्वीन और भारत की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों में से जो एक है डेक्कन क्वीन, महाराष्ट्र के 2 सबसे महत्वपूर्ण शहर पुणे और मुंबई के बीच चलती है, जिसे 1 जून 1930 को लॉन्च किया गया था। यह मध्य रेलवे के अग्रदूत ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के लिए महत्वपूर्ण अक्षम था। आज़ादी के बाद भी भारतीय रेलवे के विकास की अगर हम बात करें तो 1947 में भारतीय रेलवे का विकास बड़ा ही दिलचस्प रहा। रेलवे के एक झटके का सामना करना पड़ा क्योंकि लगभग 40% रेलवे ट्रैक अब नवनिर्मित पाकिस्तान में स्थित थे। जो भी हमने रेलवे ट्रैक बनाए थे, तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो 40% जो नए बनाए हुए थे रेलवे ट्रैक वो पाकिस्तान में चले गए। जम्मू जैसे नए भारत के प्रमुख शहर को जोड़ने के लिए एक नई रेल पटरियां बिछाकर इस समस्या का समाधान किया। इससे भारतीय सरकार को भारी खर्चा करना पड़ा, लेकिन असफलताओं के बाद भी रेलवे समय के साथ विकसित हुआ। अगर हम राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेल बजट का पहला अगर सीधे प्रसारण की अगर हम बात करें तो 24 मार्च 1994 को रेल बजट का पहला सीधा प्रसारण हुआ। 2004 से 2009 तक रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने पूरे कार्यकाल में 6 बार बजट पेश किया। ममता बनर्जी वर्तमान पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्होंने 2000 में रेल मंत्री का पद संभाला और 2002 में रेल बजट पेश किया। वह 2 अलग अलग केंद्र सरकार यानी एनडीए और यूपीए के लिए रेल बजट का पेश करने वाली पहली महिला थी। भारत की पहली
वातानुकूलित डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट की अगर हम बात करें तो पहले मोदी मंत्रालय के दौरान रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु थे, जिन्हें भारत की पहली वातानुकूलित डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट की शुरुआत की। जून 2005 में भारत की पहली वातानुकूलित डेमू ट्रेन, जिसे कोच्चि में लॉन्च किया गया था, अंगमाली एर्नाकुलम त्रिपुनिथुरा पिरावन ट्रेन सेवा केरल के तेजी से बढ़ते जिलों में भारतीय रेलवे की यातायात भीड़ को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली अगर ट्रेन की हम बात करें तो 14 जुलाई 2017 को भारतीय रेलवे ने दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से पहली डेमो लॉन्च की थी। ट्रेन दिल्ली के सहरैया रोहिला से हरियाणा के फारूक नगर तक चलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ट्रेन कुल 16 सौर पैनलों से लैस है, जो एक साथ कुल 300 WP और कुल 6 कोच उत्पन्न करती है। अगर पहली CNG ट्रेन की अगर हम बात करें तो जनवरी 2005 में भारतीय रेलवे के उत्तरी क्षेत्र के रेवाड़ी और रोहतक खंड पर पहली CNG गैस वाली ट्रेन शुरू की गई थी। सबसे तेज ट्रेन की अगर हम बात करें तो वह है वंदे भारत, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और हजरत निजामुद्दीन झांसी हजरत निजामुद्दीन गतिमान एक्सप्रेस की सेवाएं 21 जुलाई 2021 से बहाल कर दी गई हैं। सबसे वंदे भारत जो ट्रेन है उसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। भारत और दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन और DFC सेक्शन का अगर हम शुभारंभ की बात करें तो ये जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश की थी और ये हरियाणा के न्यू अटेली से न्यू किशनगंज के बीच चलने वाली दुनिया की पहली डबल स्टेक हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है। रेवाड़ी से मदार स्टेशन के बीच एक पश्चिम समर्पित फ्रंट कॉरिडोर शुरू किया गया है, जो 306 किलोमीटर लंबा है। अगर हम अभी वर्तमान में अगर रेलवे जोन की बात करें तो टोटल 19 रेलवे जोन है और 70 मंडल हैं और देश में जो टोटल 19 रेलवे जोन हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है मुंबई टर्मिनस है, उत्तर रेलवे का दिल्ली है, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर UP है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात करें तो मालेगांव है, पूर्व रेलवे कोलकाता है, दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता है, दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो सिकंदराबाद है, दक्षिणी रेलवे की बात करें तो चेन्नई सेंट्रल है, पश्चिमी रेलवे की बात करें तो मुंबई चर्चगेट है, दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करें तो हुबली कर्नाटक है, उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करें तो जयपुर राजस्थान है, पश्चिम मध्य रेलवे की बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश है, उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो इलाहाबाद UP है, उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो इलाहाबाद है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार, मेट्रो रेल पार्क स्ट्रीट कोलकाता, दक्षिण तटीय रेलवे 18वें की बात करें तो विशाखापट्टनम। और अभी जो 19वां है, जो एग्जाम की दृष्टि से 18वां और 19वां सबसे महत्वपूर्ण है, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम और 19वां कोंकण रेलवे मुंबई। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अगर हम बात करें तो तेजस ट्रेन की अगर हम बातें करें इनमें तो काशी महाकाल एक्सप्रेस को तीसरी कारपोरेट ट्रेन का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे पहले 2 थी, दिल्ली लखनऊ मुंबई अहमदाबाद। रेलवे सुरक्षा आयोग की अगर हम बात करें तो एक सरकारी निकाय है जो देश में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो लखनऊ है, जो UP के अंदर है। ये रेल मंत्रालय के बजाय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण में ये कार्य करता है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में एक आया था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम में धारा 181(3) में कहा गया कि यात्रियों और रेलवे कर्मियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग प्राधिकरण होना चाहिए। निरीक्षणों को अलग किया गया। 1941 में रेलवे निरीक्षण को रेलवे बोर्ड से अलग कर दिया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपसे साझा करना चाहते थे।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।